वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? थ्योरी तो समाप्त हो चुकी है इस अध्याय की। डाई मैग्नेटिज्म थ्योरी हो गया ना। हम लास्ट में डाई और पैरा फेरो सब लिख ही दिए थे। ठीक है, तो मतलब अपने को ना इलस्ट्रेशंस ही करने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इलस्ट्रेशंस आप लोग करें। आप लोग करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आओ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में अपन बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर पहले की तरफ। ये गया 5.1 जो सभी को दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और जूम कर दिया जाए। इसमें से अपन ने 2 कर लिए, 3 कर लिए, बिल्कुल बता देंगे। हम्म, ये था थर्ड। हल्का सा बुरी बात है, कुछ कहना चाह रहा है। मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये कह रहे हैं कि क्या हर एक कॉन्फ़िगरेशन का नॉर्थ और साउथ पोल होना जरूरी है, और अगर है तो फिर आपका टोरॉइड के बारे में क्या ख्याल है, ये ज़रा हमें बता दीजिए। तो इसको ना ऐसे समझ सकते हैं अपन। आप सब समझदार हैं, एक बार में समझ जाएंगे। जैसे कोई भी आपके पास बार मैग्नेट है, जैसे कोई भी बार मैग्नेट है, अगर बार मैग्नेट को आप देखेंगे तो इसमें नॉर्थ और साउथ होना तो कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है ना। ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक लूप ले लें, और इस लूप में अगर आप बात करें कि भाई लूप में से कुछ करंट जा रही है, आई करंट, अगर लूप में आई करंट जा रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो हो गई। मतलब ऐसे कन्फिग्रेशन जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट है, उनमें ये पक्की बात है कि अगर ये एम है इधर, तो एम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ हो रही होगी, ये वाली डायरेक्शन साउथ हो रही होगी। ये इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। मैं सही सोच रहा हूँ? ठीक। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि ये कन्फिग्रेशन वो है जिनका पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ऐसे कन्फिग्रेशन जिनके पास मैग्नेटिक मोमेंट है उनके पास डेफिनेटली एक नॉर्थ और साउथ पोल होना जरूरी है। लेकिन टॉरॉइड अपन ने पढ़ रखा है। टॉरॉइड मतलब अपन ने सोलेनॉइड की दोनों मुंडी पकड़ के एक दूसरे में चिपका दी, तो गोल गोल बन गया। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे करंट ऐसे मूव कर रही है। अगर करंट ऐसे मूव कर रही है तो इसके अंदर की जो फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस ऐसे पीली पीली जा रही होंगी। पीले कलर वाली फील्ड लाइंस है, ऐसे सर्कुलर। सही बात है। ये फील्ड लाइंस को अगर देख के क्या हम ये सोच सकते हैं कि इसका नॉर्थ और साउथ कहाँ होगा? नहीं, क्योंकि देखो नॉर्थ और साउथ के लिए तुमको क्या चाहिए? नॉर्थ और साउथ डिसाइड हो रहा है बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में मतलब जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। टॉरॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टॉरॉइड इज जीरो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर मान लो करंट ऐसे जा रही है, तो यहां पर ऐसे हाथ घुमाओगे तो यहां पर एक छोटा सा बार बार मैग्नेट बनेगा, छोटा सा एम वेक्टर इधर बनेगा। फिर उससे आगे एम वेक्टर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा। ऐसे हर लूप के लिए एक एक एम वेक्टर नहीं बनते जाएंगे। और सारे ही एम वेक्टर का अगर आप समीशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। अगर सारे ही एम वेक्टर का समीशन करने पे जीरो हो गया, तो टॉरॉइड का जो एम नेट है वो जीरो है। अगर टॉरॉइड का एम नेट जीरो है तो फिर आप नॉर्थ और साउथ डिफाइन कैसे करोगे? तो जो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नॉर्थ और साउथ हर एक कन्फिग्रेशन का डिफाइन होता है, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। टॉरॉइड के केस में ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ नॉर्थ साउथ है, जहाँ जहाँ एम नहीं है वहाँ वहाँ नॉर्थ साउथ। समझ गए बात? ठीक है। तो वैसे इसमें इलस्ट्रेशंस अच्छे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस पसंद आए मुझे। क्या इधर जाएगा क्या? गधा। आगे देखते हैं डी पार्ट। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन, one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. मेरे पास दो आयरन की बार हैं ए एंड बी,
जिसमें एक मैग्नेट बन चुकी है और दूसरी मैग्नेट नहीं बनी है। तो वो कह रहा है कि आप कैसे पता करेंगे कि दोनों मैग्नेटाइज, हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज। आप कैसे पता करेंगे कि दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं है, या कौन सी मैग्नेटाइज है कौन सी मैग्नेटाइज नहीं है। यूज नथिंग, कुछ नहीं यूज करना। एल्स बट द बार्स ए एंड बी। अब ये गजब कन्फिग्रेशन बन गया, इसको जरा सोच के देखते हैं। अच्छा, अभी हमसे बदतमीजी करेगा? नहीं करेगा, बच गया। ये ऐसा कह रहा है कि अपने पास ये दो तरीके की नेल्स रखे हैं। नेल्स मतलब लोहे के बार समझ लो, लोहे के बार। नेल्स मतलब कील होती है, या लोहे के बार समझ लो, आयरन बार। ये दो बार हैं, एकदम एक जैसे दिखने वाले। इसका नामकरण है ए, इसका नाम है बी। इनमें से एक मैग्नेटाइज और एक मैग्नेटाइज नहीं है, एक मैग्नेट है एक मैग्नेट नहीं है। और हमसे बोला गया है कि यार इनको पता कैसे करो कि कौन सा मैग्नेटाइज है कौन सा नहीं है। सोचें आप लोग, फिजिक्स इसी का तो काम है। हाँ, यही क्वेश्चन है, कैसे सोचेंगे? रिपल्शन कैसे? रिपल्शन कैसे होगा? एक देखो, अच्छा मैं ना तुम्हें समझा देता हूँ, तुम सोचोगे कैसे, थोड़ा डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। मैंने ऐसा मान लिया कि यार ये वाली मैग्नेटाइज है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है तो लोहा ही। अब लोहे को मैं अगर इसके पास लेके जाऊंगा नॉर्थ वाली साइड तो भी अट्रैक्ट करेगा, साउथ वाली साइड लेके जाऊंगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसके किसी भी पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा अट्रैक्शन ही हो रहा है, अपन कैसे जज करेंगे? अगर मैं, अगर ऐसे घुमा के रख दे, किसको घुमा के रखना है? बी को। बी को घुमा के रखना है किसके पास? सी बीच में। चलो भाई, बच्चों का ऐसा कहना है कि एक काम करते हैं, दोनों मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को, मतलब एक मैग्नेट है, इसको आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में रख दो। तो मैंने यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में रख दिया। अब किसी भी डायरेक्शन में रखने पे क्या होगा कि अलाइन नहीं होगा ये, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल नहीं है, ये तो लोहा है। तो ये तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट ही होगा। मैग्नेट होता तो ठीक है। ये एक बात समझ में आती है ना? ठीक, ये एक बात समझ में आती है। कितना चमक गया? दूसरा क्या तरीका है? हाँ, अगर इस, नहीं काटना वाटना कुछ नहीं है। हाँ, ना ना ना, ना ना ना, काटना वाटना कुछ नहीं है। तुम ऐसा नहीं बार मैग्नेट को तोड़ के घूमते फिरोगे, तोड़ना वोड़ना नहीं है कुछ भी। कौन है भाई ये? हाँ, क्या कह रहे हो? रिपल्शन शो करता? तो ये कैसे पता करोगे कि कौन सा मैग्नेटाइज है? देखो, तुम इसको ऐसे समझो, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब अट्रैक्शन हो रहा है हर जगह, तो अट्रैक्शन में जज कैसे करोगे कि कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है? खिंच तो दोनों एक दूसरे की तरफ रहे ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? खिंच तो दोनों एक दूसरे की तरफ रहे। और सोचो जरा, और विचार करो। हाथ से पास ले जाएं तो भी चिपक जाएंगे जैसे हमेशा चिपकते हैं। अरे गधे, इतना नहीं सोचना है। ये कौन है भाई, विकास श्रीवास्तव जी? सोच लिया? चलो, अच्छा और सोच रहे हो? थोड़ी सी हिंट और देते हैं। एक हिंट ये हो सकती है कि जैसे नॉर्थ और साउथ है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से जा रही होंगी अंदर। हाँ, है ना? एक साइड की बना देते हैं, बाकी बार बार क्यों बनाना।
तो फील्ड लाइंस अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनके नॉर्थ और साउथ पोल पर ही होगी, और सबसे कम इंटेंसिटी इनकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगी। हाँ है ना? तो अगर मैं उस दूसरे वाले को इस पहले वाले के ऐसे पास लेके आऊँ नॉर्थ पोल पे, और उस सेम कन्फिग्रेशन में, मतलब जैसा ये रखिए ऐसे, और इसी को मैं ऐसे यहाँ पे मूव करूँ, तो देख ये तीन लोकेशन पे मैंने रखी, तीनों लोकेशन दिख गई। इस लोकेशन पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इस लोकेशन पर भी अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन मिनिमम होगा। तो अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे तो ये वाली है ये मैग्नेटाइज है, और ये वाली नॉन मैग्नेटाइज। समझ गई बात? ये हमने कैसे जज किया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पर। ओके, अब देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्या कहती है, इनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, आ जाओ। ज़्यादा ही नीचे चले गए क्या? चलो थोड़ा ऊपर चलो। क्या हो गया, बुरा मान गए क्या? अब बुरा नहीं माना। क्या कह रहा है? ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट एंड्स ऑफ द बार क्लोजर, रिपल्सिव फोर्स इन सम सिचुएशन establishes that both are magnetized. If it is always attractive, then one of them is not magnetized. हाँ, ये भी बात सही है। अगर तुमको यही पता करना है कि दोनों में से कौन मैग्नेटाइज है कौन मैग्नेटाइज नहीं है, तो अगर देख एक मैग्नेटाइज है और एक मैग्नेटाइज नहीं है, तो उस केस में तो हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन अगर मान ले दोनों ही मैग्नेटाइज होती, नॉर्थ और साउथ, तो जब तुम इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के पास लेके आते तो रिपेल कर रहा होता, इसका साउथ उसके साउथ के पास लेके आते तो रिपेल कर रहा होता। लेकिन ये तब है जब दोनों मैग्नेटाइज हो। अगर हमेशा ही अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एक मैग्नेटाइज है और दूसरी मैग्नेटाइज। क्या तुम यही कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सही बात। और क्या कहना चाह रही है? इफ ऑलवेज अट्रैक्टिव देन वन ऑफ देम इज नॉट मैग्नेटाइज। ठीक है। इन अ बार मैग्नेट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टू एंड्स एंड वीकेस्ट एट द सेंट्रल रीजन। अभी वही बात कर रही है जो अपन ने अभी तो फिर नीचे की कहानी वही होगी। पूरी कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बाकी कहानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अपन आगे चलें तो ये आ गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना? ये तो कर चुके हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन इससे आगे बढ़ेंगे। और इससे आगे बढ़ेंगे तो तू पहली बेंच पे बैठ के क्या बातें कर रहा है? ये तीसरा क्वेश्चन देख लेना चाहिए। इस क्वेश्चन कह रहा है कि मैनी ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन फिगर 5.6 शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थिक लाइंस इन द फिगर। जो मोटी लाइंस हैं वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब डॉटेड लाइंस नहीं, जो मोटी लाइंस हैं। पॉइंट आउट व्हाट इज रॉन्ग विद देम, सम ऑफ देम मे बी डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस करेक्टली, पॉइंट आउट विच वन। ये ऐसा है कि तुमको कुछ कन्फिग्रेशन दे दिए, फील्ड लाइंस बना के दे दी, कुछ फील्ड लाइंस सही हैं, कुछ फील्ड लाइंस गलत हैं, और कुछ जो गलत हैं वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हैं गलती से उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह। तो बताओ इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है और किस तरीके का कन्फिग्रेशन है। ये सब बातें हमसे जानने की वो इच्छा रखता है। अपन थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि पीछे वाले भी बच्चों को दिखाई दे जाए। चलो भाई, ए और ई के बारे में डिस्कशन किया जाए। आप लोग सोचिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सोचो, बाकी लोग भी सोचो। ए के बारे में क्या ख्याल है? हाँ,
अच्छा, कोई अंदर नहीं आ रही, मतलब अपन ऐसा कह रहे हैं कि सर ये कोई गोल गोल कन्फिगरेशन तो बन नहीं रहा है, मतलब क्लोज लूप नहीं बन रहा। अगर सर इसको अगर अपन बनाना भी चाहें तो ये ऐसा बनेगा कि एक वायर है जिसमें करंट ऊपर जा रही है, तो इसकी फील्ड लाइन तो सर्कुलर थी ना, आया ना। अगर सर्कुलर फील्ड लाइंस है तो ऐसी दिखनी चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं दिख रही हैं। अगर ऐसी नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब ये पहला वाला तो गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग वायर, अगर ये पूरा करंट के अलावा अगर मान लो इसमें करंट ना होके ये चार्ज्ड वायर होता, या चार्ज्ड वायर रखा हुआ है, करंट नहीं है, चार्ज्ड वायर है, तो उस केस में चार्ज्ड वायर की जो फील्ड लाइंस होगी वो फील्ड लाइंस ऐसी दिख रही होंगी जैसे उसने क्वेश्चन में बना रखी है। सही बात है। तो ये जो ग्राफ इसने दे रखा है ना, ये ग्राफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का है अगर वायर चार्ज है तो। अगर वायर चार्ज है तो क्या करंट कैरिंग वायर चार्ज होता है? नहीं, करंट कैरिंग वायर चार्ज नहीं होता, उसके पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वही चार्ज फ्लो हो रहा है। चलो भाई, ए के बाद ई देख लिया जाए। ई क्या कह रहा है? ई सही है गलत है? ई सही है गलत है? वोटिंग करा लेते हैं। कितने लोगों का मानना है कि ई सही है? मुझे कुछ नहीं पता है, एनसीईआरटी में ऐसी बना के दे दी उसने गंदी सी। बताओ, तुम लोग बताओ, ई सही है या गलत है? हैं? बनाया क्या है? ये तो मटेरियल हो गया, और ये जितनी भी हैं नीली और एक काली वाली, ये सारी फील्ड लाइंस हैं जिनमें तीर के निशान लगे हैं। हाँ हाँ, ऐसे करके देख सकते हैं। सोलेनोइड कहाँ से दिख रहा है? ये बार मैग्नेट दिख रही है मुझे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दिख गया? तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये ऐसे बोल सकते हैं, इसीलिए तो बेटा क्लास में अगर नहीं आओगे तो फिर तुम बार मैग्नेट भी नहीं पहचान पाओगे। अरे नहीं, तुम कभी मत आओ क्लास से, सीधा इसका जो परिणाम है वो अंत में देखेंगे अपन। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस तो सही बना रखी है उसने, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ मतलब ऐसे बना दिए। तुम फीलिंग समझ गए ना? तो ये तो सारी सही फील्ड लाइंस दे रखी हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये तो बार मैग्नेट है, ये तो सही बात है, ये सही कह रहा है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो ए गलत हो गया और ई सही हो गया। अब आ जाओ नीचे। ज़्यादा नहीं चलेगा क्या? चलना भाई, ये बहुत ही गंदा बुरा मान रहा है यार। हाँ, थोड़ा सा और। थोड़ा ही ज़्यादा ही नीचे आ गए। इतना बुरा क्यों मान रहा है भाई? मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। जो ए और ई अपन देख चुके हैं, बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बी में क्या गड़बड़ है? क्रॉस कर रही है फील्ड लाइंस, एक जगह दो फील्ड नहीं हो सकते, तो ये तो गलती है। ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। तो बी गलती है। बी के बाद सी पे आते हैं। सी क्या कहना चाह रहा है? ये सही है गलत है? गौर से देख, ये टॉरॉइड की फील्ड लाइंस है, हाँ है ना। जो ये सी पार्ट है, ये टॉरॉइड की फील्ड लाइंस है। सी मतलब ये वाला, यहाँ पे ये तो टॉरॉइड में से करंट जा रही है, और ये जो दिखा रखा है ये सारी की सारी फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे गोल गोल दिखा रखी है। तो ये सही है, सी सही। अरे रुक जाओ भाई, एफ पे आएंगे, एक एक करके समझो। सी सही है? सी में कोई डाउट? चलो भाई एफ पे आते हैं। एफ में ऐसा है कि भाई दो प्लेट रखी हैं और दो प्लेट की फील्ड लाइंस बना रखी हैं। अब दो प्लेट की फील्ड लाइंस बड़ी अतरंगी बनी है,
इस वाली प्लेट से तो सारी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इस वाली से भी बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज्ड लूप। अगर ये यहाँ से ऊपर जा रही हैं तो लौट के यहीं पर आनी भी चाहिए, लेकिन इसमें तो हमेशा सारी बाहर निकल रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है? तो ये तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस क्यू, है ना। और यहाँ पर देख, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है, तो ये है माइनस क्यू। तो ये ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिख रहा है, जिसमें एज इफेक्ट इन्होंने दिखा रखा है साइड में। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि आउटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और बस दुनिया में बस यही है, और कोई वायर वायर से कनेक्शन इनमें नहीं है। तो ये फील्ड लाइंस ये गलत है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं है। कौन सी फील्ड लाइंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रह जाएगा। चलो अब आते हैं अपन डी और जी के बारे में बात करते हैं। चलो डी और जी के बारे में क्या ख्याल है? डी सही लग रहा है, गलत है? डी सही तब है जब ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड दे रखा हो। क्या दे रखा हो? क्या इनफाइनाइट सोलेनॉइड है? तो ये तो फाइनाइट सोलेनॉइड हुआ, और फाइनाइट सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस तो ऐसी नहीं होती, तो ये तो गलत है। फाइनाइट सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसी होती हैं, तो ये बात तो गलत है, तो डी तो गलत हो गया। जी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए बकवास बातें मत किया कर, आंसर मुझे चाहिए, है ना। हाँ, अच्छा तुम लोग समझे नहीं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने हॉर्शू मैग्नेट देखी है? हॉर्शू मैग्नेट दिखाई थी ना तुम्हें? ऐसी होती है हॉर्शू मैग्नेट, घोड़े के नाल जैसी, जिसमें नॉर्थ है या साउथ है। हॉर्शू मतलब घोड़े का पैर, और घोड़े के पैर में जो नाल लगती है, नाल मतलब लोहे का स्ट्रक्चर जिससे उसके पैर खराब नहीं हो, जो खुर होते हैं आगे, है ना? तो उसे हॉर्शू मैग्नेट मतलब वो घोड़े के पैर जैसी है। तो यहाँ पे जो फीड लाइंस है, यहाँ की फीड लाइंस नॉर्थ और साउथ ऐसा है, तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैंने इसको ऐसा बना दी, मैं नई मैग्नेट बना देता हूँ जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल एक ये है, दूसरा ये है, और इसकी फीड लाइंस उसने बना रखी हैं ऐसी। अब बताओ ये सही है कि गलत है? सही है, ठीक है, ये गलत है। देख सुन, इसने क्या गड़बड़ करी है, इसने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बना दी हैं। आया ना? यूनिफॉर्म थोड़ी होता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये तो गलत है। इसका मतलब लास्ट, ये जो लास्ट में अपन ने देखा वो वाला ऑप्शन गलत है, तो ये गलत है, जी भी गलत है। तो आप लोगों ने कन्फिगरेशन सारे देख ही रखे हैं, अब जरा बताओ कौन सही है कौन गलत है। पहला वाला क्या था? हाँ लिख लो, जरा चेक करेंगे अभी। पहला वाला रॉन्ग, अब बी रॉन्ग, सी सही है, डी गलत है, ई सही है, सी और ई गलत है, सी और ई सही है, और बाकी सब गलत है। तो ए गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत, ई सही, एफ गलत, हाँ सारे सही है। सी और ई दोनों गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। हाँ सी और ई सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। अब अपने को आगे बढ़ना चाहिए, अपन इस पे भी तो लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इस पे भी लिख सकते हैं, रबर से मिटा देना चाहिए। अच्छी बात है ये तो। मान लो हम लिख दें, फिर उसके बाद हमें ऊपर जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं, और उस केस में जो लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। गायब हो गया ना? ठीक है। तुम्हें क्या हो गया, तुम चलो बुरा मान गए? अच्छा क्वेश्चन ऊपर है, चलिए भाई सोचा जाए वापस से, थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाते हैं। Magnetic field lines show the direction along which a small magnetic needle aligns.
डू द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। आप लोग ये खुद सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात इसकी सही है कि गलत है, और फिर अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक सभी को? नो सर, फिर तो समस्या की बात है। इससे ज़्यादा जूम होगा, हो तो जाएगा, ज़्यादा ही हो गया। हम कहाँ गए? ये बहुत स्लो है। ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी कर देते हैं सही। चलो, अब तो दिख रहा होगा। अरे कछुए दिख रहा है क्या? अच्छा, अब दिखने लगा। 150 पे पहले था, अभी भी 150 पे ही है। सोचिए, 3 क्वेश्चन है, कीजिए। रीजन भी सोचना है ना। नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के दिखाऊं? दिख तो रही है, ऑनलाइन में भी दिख ही रहा है, मतलब वीडियो में। अच्छा, इसमें सीधा 2 ही मोड हैं क्या इसमें? अब सही दिख रहा होगा। क्यों भी कछुए, है ना, अब सही दिख रहा है। चलो भाई करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ। मैग्नेटिक निडल जो होती है, वो मैग्नेटिक निडल ऐसी होती है कि जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, और वो एक मैग्नेटिक मोमेंट उसमें एम होता है, वो बार मैग्नेट के जैसी ही टाइप से बिहेव करती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक मैग्नेटिक मोमेंट को रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को सपो एम को मान लो तुमने ऐसे रख दिया, तो इनके बीच का एंगल अभी कितना हो गया? थीटा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट बना दो तो यहाँ पे बी ऐसा हो गया। तो हमेशा तुम किस इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करोगे? स्टेबल, यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए? 0। तो ये हमेशा एम बी की तरफ आने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब निडल हमेशा अलाइन करने की कोशिश नहीं करेगी, करेगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा अलाइन करने की कोशिश करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, देखो फोर्स का इसके बाद पूछ रहा है। फिर उसने इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स? तो इसका आंसर है नहीं। ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, वो कह रहा है कि अगर मान ले एक कोई चार्ज है, वो एक चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर मैं छोड़ दूं और इसकी स्पीड दे दूं कुछ, ठीक है, अगर मैं इसको स्पीड दे दूं तो क्या हो गया, क्या परेशानी है? तो बंद कर देना बेटा, तेज क्यों कर रही है? तुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है ना? नहीं भाई, मेरा गला खराब हो रहा है, बंद कर दे, कम कर दे। अब अच्छा लग रहा है।
जब गर्मी लगेगी तो चालू कर लेना। तो जैसे टॉर्क यहाँ पे जीरो, थीटा जीरो करने की कोशिश की है तो मैंने बता दिया। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज को तुमने वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी इधर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी दे के चार्ज को छोड़ोगे तो उस चार्ज के पास तीन ऑप्शन है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के अलोंग चला जाएगा, हाँ है ना। दूसरा ऑप्शन है कि अगर जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज है एक्सेप्ट 90, 0 और 180, तो उस केस में वो एक हेलिकल पाथ पर जाए, हेलिक्स उस पाथ का नाम होगा। ये सारे केस डिस्कस कर ही चुके हैं अपन। अब गेम ये है कि अगर ऐसा है तो वो किसी भी सिचुएशन में बी की डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या? तो ये बात तो गलत हो गई, तो इसलिए दूसरे का आंसर है। एक एक लॉजिक समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ है ना, ठीक है। यही चीज अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तब क्या बोलते? बिल्कुल नहीं। सुनो, उस केस में भी जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने चार्ज को रखा, चार्ज के पास को वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी दे दी तो फील्ड लाइन के लॉन्ग थोड़ी जाएगा, वो किसी अलग ट्रेजेक्टरी पे जाएगा, उसका एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, बाकी ट्रेजेक्टरी उसकी तो थोड़ी वो होगी सेम। तो इसका आंसर तो नो ही है भैया। पहला वाला समझ में आ गया? तो पहले वाले में जो पहला पार्ट कह रहा है उसका आंसर है यस, मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो जाएगी। और दूसरा आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूविंग चार्ज पे जो रिप्रेजेंट करती हैं वो फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। लॉजिक क्लियर है एक चीज का? फील्ड लाइंस। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड, अगर मान लो मैग्नेटिक मोनोपोल होते, हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड? उस केस में मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या लिखते हैं? देखो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखते हो गॉस लॉ? इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए या डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो उस केस में गॉस लॉ की जो वैल्यू होती वो लिखते इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नॉट एम, म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ। क्या लिखते? म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ। तो ये बात इन्होंने यहाँ बता भी रखी होगी, चलना भाई। म्यू नॉट इंटू एम, जिसे इन्होंने क्यू एम नाम दिया है। क्यू एम मतलब मैग्नेटिक चार्ज हो गया, जिसे अपन पोल स्ट्रेंथ बोल के काम चला रहे हैं। ओके है। सी पार्ट क्या है? डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड? अब बताओ, क्या बार मैग्नेट खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पर ही टॉर्क लगा रही है? नहीं नहीं नहीं, एक्सटर्नल फील्ड की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, खुद के फील्ड में खुद का चलना थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, खुद के फील्ड की वजह से खुद पे कभी भी कोई भी टॉर्क फोर्स नहीं लगता। ये तो वही बात हो गई। अगर अगर एक्सटर्नल होता तो लगता, लेकिन उसमें रीजन को क्या होता है? एक्सटर्नल की वजह से लग रहा है, खुद की वजह से थोड़ी लग रहा है। ये तो गलत बात है भाई। फिर क्या कह रहा है? डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर? इसको सोचो, एक वायर है, मस्त करंट जा रही है, उसकी वजह से दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो क्या उस वायर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फोर्स लगाएगा? सोच के बताओ। इससे ऊपर वाले का आंसर अपन ने बोल दिया, बार मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या तार के केस में ऐसा पॉसिबल है? सोचो और सोचो। अच्छा मैं कह रहा हूं है, अब सोचो, खुद की वजह से खुद पे फोर्स लग रहा है, मैं कह रहा हूं अब ऐसा पॉसिबल है, कैसे? कोई एक्सटर्नल नहीं है, एक वायर खुद करंट आई लेके जा रहा है और वो अपने आप पर ही फोर्स लगा रहा है दूसरे हिस्से पे। वेरी गुड, बस यही तो जानना था
कि अगर वायर स्ट्रेट ना हो तो, मतलब देखो अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर होगा। तो ये थोड़ी इस पे फोर्स लगा देगा, फोर्स तो तब लगेगा जब वायर ऐसा हो। अब मान ले इसकी वजह से यहाँ पर करंट आई, तो इस आई करंट की वजह से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे। और अगर यहाँ पर नीचे होगा तो ये वाले हिस्से पे कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लग रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा हो गया कि एक वायर है जिसमें करंट किधर जा रही है, नीचे की तरफ, और इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में किधर है, अंदर। समझ गए? तो अगर वायर स्ट्रेट नहीं है उस केस में वायर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फोर्स लगा सकता है। प्यारी बात है, क्यूट सी बात है, लेकिन बार मैग्नेट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन चेक कर लिए जाएं। अरे गंदी बात। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। हाँ नहीं, नहीं होगा, क्योंकि वो जो मैग्नेट है ना, वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ मिलके एक मैग्नेट बनती है, उसके अलावा तुम बाहर क्या करोगे? समझे ना बात को? भैया चौथा पार्ट भी है, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। सही बात है, तो पता है अपने को कि चार्ज रेस्ट पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ऐसा होता है, और अगर एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी भी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कह रहा है कि कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है? नेट चार्ज की बात कर रहा है, ध्यान रखना, नेट चार्ज क्यू हो ही सकता है यार। चार्ज से क्या फर्क पड़ रहा है? चार्ज से थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का चार्ज से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या पड़ा था? एम क्रॉस बी। अरे नहीं नहीं यार, एन आई है, आई इंटू ए, करंट होनी चाहिए, एरिया होनी चाहिए, चार्ज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर देखते हैं। पहला तो अपने को क्लियर है ही कि पहले मैं तो मतलब हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइन ऑफ फोर्स बोल नहीं सकते। इसका इसने रीजन देखो क्या लिखा है, जो मैंने समझाया है, और यहाँ पर जो लिखा है वो एकदम खतरनाक बात लिखी है। जो लिखी है उस बात को पढ़ा जाए, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। रिमेंबर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इट इज मिसलीडिंग टू कॉल मैग्नेटिक लाइंस एज लाइन ऑफ फोर्सेस। बाकी हालांकि अपन ने इसको क्या बोला कि आप जब भी ये बात करेंगे तो जो फील्ड लाइंस को आप लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चार्ज है वो कभी भी जरूर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। उस बात को जो इतना अपने डिटेल में लिखा है उसको इसने कितनी सिंपल शॉर्ट स्वीट शब्दों में लिख दिया। जो फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कभी तो बी की डायरेक्शन में तो कभी चार्ज नहीं जाएगा। गॉस लॉ मैं बता ही चुका हूँ। देयर इज नो फोर्स और टॉर्क, ये भी बता चुके हैं। एंड चौथे का आंसर है यस, द एवरेज ऑफ द चार्ज इन द सिस्टम मे बी जीरो, येट द मीन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वेरियस करंट लूप्स मे नॉट बी जीरो। We will come across such example in connection with paramagnetic material where atoms have net dipole moment through their net charge is zero। ये बात हम कर ही चुके हैं, है ना? तो सही बात है कि चार्ज का जीरो होके कोई फर्क नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट तो तब भी हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं, और अब आप ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद ही हैं। अब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5.5, प्लीज सॉल्व कीजिए। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। बुरा मान गया क्या? चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये स्कूल में आपके पूछा जा सकता है, और ये इकलौता क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपके पूरे एनसीईआरटी में। मतलब जो भी नीचे इलस्ट्रेशन से एक्सरसाइज है उसमें भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए,
और लिख के फिर आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इसको रटी में लेना, क्योंकि अगर आएगा तो एज इट इज़ यही आएगा। इसमें जो एक टर्म है मैग्नेटाइजिंग करंट, उसके बारे में बात ये है कि तो हम क्या बात कर रहे थे, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जैसे ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर अपन ने एक मटेरियल रख दिया, इसको मैग्नेटाइज करना है। तो अगर इस सोलेनॉइड में, कछुआ शांत हो जाओ, इस सोलेनॉइड के अंदर अगर जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। सही बात है। अब इस मटेरियल के अंदर अगर तुम बात करोगे तो इसके अंदर का जो बी नेट होगा, दिस बी नेट विल बी ग्रेटर देन बी, जो भी सोलेनॉइड का है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा अगर इस मटेरियल को हटा दें, तो सेम बी नेट लाने के लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करंट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? मतलब हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम, मैग्नेटाइजिंग करंट। सेम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जितना इसके बी नेट के अंदर आया। अगर बी नेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस बी प्लस बी इंड्यूस, या बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ऐसे ही लिखेंगे। तो इस नेट बी नेट लाने के लिए अगर इस मटेरियल को हटा दें तो कितनी एक्स्ट्रा करंट देनी पड़ेगी, वो आई एम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। समझ गए पूरी बात? ठीक है। अब आओ वापस से मुद्दे पे। मुद्दा ये था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग बोर्ड के लिए या अपने स्कूल वगैरह के लिए तो इसको याद ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। इसमें सोलेनॉइड में तुमको मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 दी है, मतलब म्यू आर इज 400, है ना? क्या म्यू आर इज 400, और करंट है 2 एम्पियर। तो आप चाहें तो सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप निकाल सकते हैं। स्मॉल एन 1000 दिया है, तो आपने सोलेनॉइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल लिया होगा। वो निकालने पे आपके पास ये आ गया कि द फील्ड एच, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो एच बराबर एन इंटू आई। क्योंकि जो मैग्नेट, ध्यान रखना ये एच क्या है, जो एच है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर रहा है। और मटेरियल को मैग्नेटाइज करने वाला जो फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर रहा है। तो उसका सिंपल सा मतलब है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर करंट के प्रोपोर्शनल है तो वो जो कांस्टेंट आता है वो नंबर ऑफ टन्स के बराबर आता है। तो ये H बराबर एन आई, तो सीधा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो ये आप लोगों के लिए नया फॉर्मूले की तरह काम करेगा, H बराबर एन आई। इसको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है? ये तो हो गया H की बात, क्लियर है? उसके बाद कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? बी, मतलब उस मटेरियल के अंदर का। उस मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे निकालने के लिए चलना है यार। हम्म, यार अब क्या हो गया इसे? हम्म, हाँ ये है।
तो बी का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट म्यू आर एच है। इसको आप बी बराबर म्यू एच भी लिख सकते हैं, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट म्यू आर होती है बी की म्यू की वैल्यू। तो म्यू नॉट म्यू आर, या रिलेटिव परमिएबिलिटी की आपने फॉर्मूला भी देखा था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो म्यू आर था वो था म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एच। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो वो फॉर्मूला उन्होंने डायरेक्टली इस्तेमाल किया है, बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। आप लोग ये दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके याद कर लेंगे, वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ लाइए। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका सी पार्ट करने के लिए, वो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू काई एच। याद है क्या? याद है क्या? यह देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, m बराबर काई एच। कहाँ पे वन आ रहा है? वो अप्रोक्सीमेटली वन आएगा, अप्रोक्सीमेटली वन आएगा वो। ये m और h में एक रिलेशन था, तुमको नोट्स में लिखाया है क्या, m बराबर काई एच? देखो ना, लिखा है ना। तो ये जो तीसरा पार्ट है वो m इज इक्वल टू काई एच से डायरेक्टली हो जाएगा। उसने m की वैल्यू पूछी है, तो m इज इक्वल टू काई एच में काई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी हो जाएगी, म्यू आर माइनस वन इंटू एच। क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला पता था जो म्यू आर होता है, म्यू आर इज काई प्लस वन। ये डेरिवेशन कर रखा है अपन ने। तो यहाँ से बस वैल्यू डाल देनी है, m इज इक्वल टू 400 माइनस वन, और h की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 2 इंटू टेन एस टू पावर थ्री। ये हो जाएगा 2 इंटू टेन एस टू पावर थ्री। तो सॉल्व कर लेंगे, 399 इंटू टू इंटू टेन एस टू पावर थ्री। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू टेन एस टू पावर फाइव हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू टेन एस टू पावर फाइव हो गया। एग्जैक्ट निकाल लेना तुम लोग। डन। तीसरा पार्ट क्लियर। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट, इसमें जो डेफिनेशन है मैग्नेटाइजिंग करंट की, डेफिनेशन वही दे रखी है जो अपन ने लिखी है। इसको अपन ने जो बोली है, लिखी तो नहीं है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए। द मैग्नेटाइजिंग करंट इज द एडिशनल करंट, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज द एडिशनल करंट that need to be passed, that need to be passed, that need to be passed through the windings of the solenoid, through the bindings of the solenoid in absence of core, in absence of core, which would give a magnetic field value या B value, which would give a B value as in the presence of core, as in the presence of core। ये फॉर्मूला गलत लिखा है ना, एनसीईआरटी में फॉर्मूला गलत है, as in the presence of core, this should be mu naught। क्या हो गया? ये म्यू नॉट होगा। आंसर निकाल के बताओ, सेम आ रहा है क्या? 794 म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम।
छाप लिया? ये सोच रहे हो आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं अब। छाप लिया? आंसर सेम आ रहा है क्या? आंसर चेक करना। क्या हम सेम आंसर लेके आ रहे हैं? देख नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वैल्यू नहीं पता क्या? एन 1000 दे रखा है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ है, -7। आई तुम्हारे पास 2 एम्पियर है, बी तुम्हारे पास 1 टेस्ला है। सॉल्व भी तो करना है। कैलकुलेटर यूज करो अगर नहीं हो रहा तो। देखो अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब तुम लोगों को जल्दी से जल्दी करने हैं क्योंकि बहुत ईजी हैं। सोल्यूशन ध्यान रखना है इसका क्योंकि आएगा तो यही आएगा वरना नहीं आएगा। टेम्परेचर वगैरह की डिपेंडेंसी तो तुमको वैसे पता चली गई होगी वो टेबल से। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते तुम लोग? हाँ, थोड़ा बहुत देख लिया करो, जीवन में अच्छा लगेगा। डाई मैग्नेटिक की काई की वैल्यू देख रही हो? बालिके बालिका डाई डाई मैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू -10⁻⁵ क्योंकि रिपल्सिव बिहेवियर है, तो मैग्नेटाइज करना आसान नहीं है। लेकिन पैरामैग्नेटिकली यही वैल्यू कितनी है? 10⁻+ प्लस में है, प्लस में 10⁻⁻⁵। ठीक है ना? ये कैमरे को क्या हो गया? ये क्यों रो रहा है कैमरा? हेलो, चलो भाई क्वेश्चंस का दौर शुरू करते हैं। फटाफट आंसर निकाल लें, कोई भी कैपे कैपे नहीं करेगा। दिखाई दे रहा है पीछे तक? नो सर? अरे भाई अभी जूम कर देते, ऐसी कोई टेंशन की बात थोड़ी है। 7 क्वेश्चन। हाँ फिर छुट्टी। अब जल्दी कर तू बेटा, अब तू कर। अब देख तू मोटिवेशन मेरा, अब देख तू। बस फॉर्मूला बता दे, मैं जैसे जैसे आज क्लास आ गया हूँ बस उठ के। आज ना मैं अपना प्रोटीन नहीं लेके आया, बस इसीलिए आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आज मैं अपना केरेटिन भी लेके नहीं आया, बस इसीलिए नहीं मेरा बॉडी बॉडी बन रही। वरना तू देख अब तू देख ब्रो। तू तो आंसर बता बस। हाँ हाँ, बिना साइन थीटा है ना टॉर्क का फॉर्मूला तो। मैग्नेटिक मोमेंट का है ना ये। गधे सॉल्व कर। हाँ, मुंह देख रहा है मेरा। तेरा वो पड़ोसी कहाँ है? उदित, छुट्टी पे कल तो नहीं आया था? लास्ट क्लास में तो नहीं आया था ना?
5.2 हो चुके हैं, तो 5.3 से लेके 5.5 तक भी सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। उसके बाद मैं सारे डिस्कस करूंगा ये भी। फॉर्मूले सब में एक ही लगने हैं, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा। हाँ, 5.3 में क्या करना है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, एम पूछा है, एम होता है एन आई ए, बस एन आई ए निकालना है। चलिए भैया डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, शुरू करते हैं। शुरू करें, चलो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट में एक बार मैग्नेट है जो 30 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से रखी गई है, इससे टॉर्क कुछ फील हो रहा है, तो पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान है, इसमें सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू क्या लगा देना है, एम बी साइन थीटा। तो इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना लग रहा है, वैल्यू बोलते जाओ। वैसे क्या ये सामने दिख रहा है ना, हाँ, 4.5 इंटू 10⁻⁹ -2, एम निकालना है, बी कितना है 0.25, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 9 चौक 36, तो एम की वैल्यू आ गई 0.36। सही है सबका, कितने लोगों का आंसर आ गया, ठीक है, फिर नहीं आया। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी क्वेश्चन है। टू क्या कह रहा है, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed in a uniform magnetic field B. If the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable equilibrium? हमको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 0 और 180 अपने को पता है। What is the potential energy of magnet in each case? तो हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब सिंपल हमसे पूछ रहा है U इज इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस में, एंड U इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। ये हो जाएगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी मैक्सिमम। सारी वैल्यू दे रखी है, तुमको वैल्यू डालनी है बस। M की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, हाँ 0.32, बी कितना है, और cos 0 होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 0.032 इन नेगेटिव। और इस केस में जो 1.5 है, तो 1.5 तो सॉल्व होके कितना आ रहा है, हाँ 0.048, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 0.32 इंटू 0.15, या तुम अभी पहली बार लिख रहे हो तो ऐसा माइनस लगा के यहाँ पे -1 लिख लो, सॉल्व हो गया, इसमें आ जाएगा प्लस 0.048। कितने लोगों का सही है? क्या भाई इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, शगुन वाले में, शगुन और शगुन के पीछे पड़ोसन, क्या नाम है तेरा, पायल, लारण्या, तेरा आंसर क्यों नहीं आया, करा नहीं क्यों, ये तो आसान क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट, पर्दे वर्दे क्यों आ गए इसमें। दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। तीसरा कह रहा है कि क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ, इसका आंसर 0 और 180 लिखने की जरूरत है, या पता है तुम्हें, पता है। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं, एरिया दे रखा है, करंट दे रखी है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसमें क्या बताना है। व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, तो फॉर्मूला में एन आई ए, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है, तो m इज इक्वल टू एन आई ए, सबका आंसर आ रहा है 0.6। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर नहीं आ रहा, अधूरा, हाँ तो हाथ क्यों नहीं उठाया इसने, जब मैंने पूछा कि इसमें आंसर आया तो हाथ क्यों नहीं उठाया,
अरे यार, क्या होगा तेरा भविष्य में? अबे आंसर आ गया, इसीलिए तो पूछा था, हाथ उठाना है। गधे वाली हरकत मत कर। 5.4 कह रहा है कि सुपर वाले क्वेश्चन में 5.3 है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज 5.3। बहुत गलतियां हैं वैसे एनसीईआरटी। If the solenoid is exercise 5.3 is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field। M तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्वेश्चन में B और दे दिया इसने, और टॉर्क पूछ लिया। अगर इसका एक्सिस 30 डिग्री एंगल बना रहा है फील्ड से, तो M पता है, B पता है, थीटा पता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। वैल्यू डाल दी होगी, कितनी आई वैल्यू डाल के? 0.075। कितने लोग का आंसर नहीं आया? सबका आ गया? पीछे कोने में लास्ट आ गया? हाँ, जिसका आंसर नहीं आया वो बताओ, तभी मैं पूरा सॉल्व करूंगा, वरना तो ठीक है। सही है, आप लोग खुद सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें ना तुम्हें ये डाउट था कि ये कैसा चित्र है ना? तो ये ऐसा है, जैसे मान ले सोलेनॉइड है ये, सोलेनॉइड में यहाँ पे रस्सी बांध के वर्टिकल एक्सिस में ऐसे लटका दिया, और इसका ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर ऐसे है, तो रस्सी से ऐसे बंधा भी है वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए, और ये यहाँ से एंगल भी बना रहा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन, ये पकड़। क्वेश्चन नंबर 5.5 की तरफ आएंगे, तो मिट जाएगा पूरा, है ना? लिखना तो नहीं ना किसी कुछ, मिट गया। 5.5 क्या कह रहा है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी दे रखी है, एम और बी दोनों दे रखे हैं। पहला पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट so as to align its magnetic moment normal to the field and opposite to the direction of field। तो सबसे पहले मैग्नेट किधर है? तो लाइज अलाइंड, अलाइंड मतलब एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो पहले, दीदी चुप, इधर देख, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एम भी इधर है, तो जो θ1 है पहली ओरिएंटेशन में, θ1 कितना है? 0। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखते जाना, क्योंकि मिट जाएगा अभी। फिर वो कह रहा है इसके ए पार्ट में कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट। तो सबसे पहले ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि भैया नॉर्मल कर दो, मतलब एंगल कितना कर दो? 90 डिग्री। और दूसरे वाले पार्ट में जो कह रहा है, दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि जो एंगल है वो अपोजिट कर दो, मतलब इस केस में θ2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला अपने सारे बच्चे जानते ही, वर्क का फॉर्मूला कितना था? एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 पता है, θ2 पता है, वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है? तो पहले वाले में अगर वर्क निकालेंगे तो वर्क हो जाएगा एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 90। एम कितना है? 1.5। डी की वैल्यू कितनी है? 0.22। 1 माइनस 0, उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.33 जूल। ये वर्क आ गया भाई, तो ये सबका। और जब हम इसके सेकंड पार्ट में घुसेंगे तो सेकंड पार्ट तो और आसान हो गया, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है? -1। तो एम बी 1 माइनस ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा? 2 एम बी। 2 एम बी तो मतलब आंसर हो जाएगा 0.66 जूल, क्योंकि एम बी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। कितने लोगों का सही है? क्या भैया, संख्या कम कैसे हो गई? ये लिख रहे हैं क्या गधे? क्या क्या गड़बड़ कर दी? अरे यार, ऐसे थोड़ी होता। लिख लो भाई, अगर नहीं किया रहा था तो। हाँ, 6 नीचे है, नीचे और है भी। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन ईच केस। तो भाई
जो इसका बी पार्ट है, इसके बी का जो पहला पार्ट है, टॉर्क का फॉर्मूला अपने को पता है, टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा। तो पहले वाले केस में टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 90, ठीक है, क्योंकि उसमें एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हो जाएगा एम इंटू बी, एम बी की वैल्यू कितनी है 0.33, और सेकंड वाले में एंगल 180, तो टॉर्क बराबर एम बी साइन 180। तो साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा सब लिख लो जरा, जिन्होंने नहीं लिखा है 5.5 को लिख लिया जाए। हाँ हट जाएगा, इसलिए मैं अभी हटाऊंगा नहीं इसे। तू मार वार नहीं खाता क्या कभी? छाप लिया, छपाई वीरो, छाप लिया तो मैं इसको हटाऊं, ठीक है, क्योंकि अब मैं हटाऊंगा तो सब हट ही जाएगा। तो कोई बचा तो नहीं है, बार बार पूछ रहा हूँ, कोई बचा तो नहीं है? चलो 5.6 में अगर बात करी जाए तो 5.6, वैसे आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट तो किया नहीं होगा 5.6, कर लिया? अपन को नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं, तो आप लोगों ने एन दे दिया, एरिया दे दिया, और करंट दे दी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपन ने सोलेनॉइड को लटका दिया है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें दो चीजें पूछी हैं। पहले ही पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, ये तो निकाल ही लिया, ये तो बाय डिफॉल्ट निकाल लिया होगा आपने। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसी इसी स्लाइड पे लिख दूँ। तो इस स्लाइड पे अगर लिखा जाए तो लाल रंग से लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई ए, एन की वैल्यू कितनी दी थी 2000, करंट कितनी थी, और एरिया कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर मीटर स्क्वायर ना। तो 16 चौक 64, 64 दूनी 128, मतलब 1.28 इंटू, अच्छा 1.28 बस आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, 1.28 बस। दूसरा कह रहा है कि इसका ए पार्ट ए खत्म होता है, इसका बी पार्ट देखा जाए, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड। तो तुम्हें पता है सोलेनॉइड तो एक बार मैग्नेट की जैसा है, बार मैग्नेट मतलब डाइपोल है, और डाइपोल को जब भी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स कितना होता है, जीरो, आया ना, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसका जो फोर्स का आंसर है वो तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसको लिख देना फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। इसका आंसर है फोर्स ऑन डाइपोल इज, फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Torque on the solenoid if the uniform horizontal magnetic field is set up at an angle 30 डिग्री। तो ये तो दूसरा तो घटिया पार्ट है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, एम 1.28, बी की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻², और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है
0.48 आ रहा है ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ये टॉर्क आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5.6 भी समाप्त होता है। बाकी लोग 5.7 कर रहे हैं क्या? लावण्या समझ में आया? सारे एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, given that direction and magnitude of the field produced by the magnet at a distance 10 centimeter from the center of the magnet at a axis and a equatorial line। तो ये तो तुम्हें पता है, नहीं पता? एक बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के दो पॉइंट होते हैं, ये होता है एक्सिस और यहाँ पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, इसका थोड़ा होता है क्यूब होता है, और ये होता है इक्वेटोरियल, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर m की डायरेक्शन ऐसे होती है। याद आ गया सब? उसने वही यही पूछ रखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट m दे दिया तो m तुम्हें पता चल गया, डिस्टेंस r दे रखी है, r इज 10 सेंटीमीटर, बस वैल्यू डालनी है। लाओ सॉल्व कर देते हैं, इतना भारी क्वेश्चन है। 10⁻⁻7 2 m की वैल्यू 0.48 डिवाइडेड बाई r क्यूब, मतलब 0.1 का होल क्यूब। मीटर में रखेंगे ना r, तो r अगर 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ रहा है? 0.-4 -4 -1 -3 -4, सही बात है, मतलब 9.6 इंटू 10 की पावर -5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका आधा आ जाएगा, और क्या है, -10⁻⁻7, माइनस साइड तो मत ही लगाओ क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, डायरेक्शन हम अलग से लिख देंगे। m की वैल्यू 0.48, r की जगह अगेन 0.1 का होल क्यूब, तो आंसर आ जाएगा सेम 0.48। -4 ही आएगा ना, 0.48 इंटू 10⁻⁻4। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, माइनस उसकी डायरेक्शन लिख दो वहाँ पे, अपोजिट टू द इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन लिख दो, अपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, या फिर डायरेक्शन लिख दो साउथ टू साउथ से नॉर्थ इधर है ना, तो उधर नॉर्थ टू साउथ, एक ही बात है, साउथ टू नॉर्थ, अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट, अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते, हाँ अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट लिख दो, और एक्सिस पे लिख दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, अपन नई क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।